हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं रविकांत सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों में हम प्रीवियस क्लास में हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड आई, सर अभी हम लोग मेन टॉपिक पे नहीं पहुंचे हैं, कब तक पहुंचेंगे। तो क्या है बेसिकली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी लंबा है, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी मैं आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देता हूँ, फिर लास्ट में मैं इसको ज्वाइन कर लूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। अभी क्या है कि अब बच्चों को लग रहा है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो क्या है कि मैं अब थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा देता हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आपको पढ़ना है, तो इसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर उसके बाद उसको लास्ट में मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप में हमें पढ़नी है। एक तो जब चार्जेस एट रेस्ट होते हैं तो वो आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब जब वही चार्ज मूव करने लगते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, तब उससे हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ना है। चलिए, तो अब जैसे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, तो बेसिकली जैसे आप क्या देखते हैं, घरों में आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब जल जाता है। आप इंडक्शन ऑन करते हो तो क्या होता है, हीट जनरेट हो जाती है। टॉर्च में बल्ब लगाते हो, स्विच ऑन करते हो, लाइट देने लगता है। तो ये सब है क्या? तो इसी सब की चीजों के बारे में हमें यहां डिस्कस करना है। इस चैप्टर में मेनली यही सब चीजें हमें डील करनी है। तो अब देखो क्या होता है कि जो मूविंग चार्ज होता है, चार्ज जब हमारा मूव करने लगे तो उसकी वजह से क्या होता है, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस होता है वो मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज को मूव करा देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक, अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, जैसे क्या क्या इलेक्ट्रिक करंट जो है इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। जैसे ये एक तो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है कि ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हीट करने का काम करती है। दूसरा क्या है, केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, केमिकल्स में भी हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर लेते हैं। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, जब हम मूविंग चार्ज की वजह से हमें मैग्नेटिक की तरह भी ये मैग्नेट की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। अभी हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, कि हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। मैग्नेट जानते हैं, चुंबक। तो चुंबक तो हम लोग देखे हुए हैं कि ब्लैक कलर का होता है, कोई ऐसा भी शेप होता है तो तोड़ दो तो भी मैग्नेट रहता है। तो वो क्या है, वो तो मैग्नेट है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन हम इस करंट के थ्रू एक मैग्नेट बना सकते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं कि वो मैग्नेट इसके सामने कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसी के इफेक्ट से। ठीक है, इस चैप्टर में एक और चीज हम लोग डील करेंगे, क्या, फैक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। करंट जो फ्लो हो रही है उसको रोकने का काम कौन करता है, कौन फैक्टर काम करता है, तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज से एक तरीके से ये देखा जाए तो एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इससे आप कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, जो भी पहले पढ़ चुके हैं उसका भी बहुत यूज है, लेकिन उसका यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा। तो आपके स्कूल एग्जाम्स में उसका यूज ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं उसको कवर जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज से इसको मान के चलिए कि नया चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है, तो इससे एकदम कनेक्ट रहिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है टाइम अक्रॉस एनी सेक्शन, किसी सेक्शन से थ्रू ए कंडक्टर, क्योंकि करंट आपका कंडक्टर से ही पास होगा, इंसुलेटर से पास होगा नहीं करंट। तो इसका मतलब है कि नेट चार्ज जो पास कर रहा है पर यूनिट टाइम में अक्रॉस एनी सेक्शन थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जैसे I इज इक्वल टू Q बाई टी, टोटल चार्ज अपॉन यूनिट टाइम। तो अगर हमारा चार्जेस जो है पॉजिटिव है, देखो अगर हमारे चार्जेस पॉजिटिव हैं
द करंट इज अज्यूम टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ चार्जेस, तब तो हमारा जो करंट होगी वो चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो करेगी। जैसे अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारी करंट भी इधर ही जाएगी, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा तो। अगर हमारे चार्जेस नेगेटिव हो गए, तो अगर चार्ज नेगेटिव हो गया, चार्ज ऐसे जा रहा है, तो करंट हमारी ऐसे जाएगी। अभी आप देखोगे कि जो आपका जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करता है तो आपके घर में करंट इधर फ्लो करेगी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। तो इसको हमने फॉर्मूले को डिफाइन करते हैं। तो डेल्टा क्यू द अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर डेल्टा क्यू को हमने चार्ज माना हुआ है दैट पासेस थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, जो किसी एरिया से पास कर रहा है इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, तो जो एवरेज आपका करंट होगा IAB, ये क्या होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो इसका मतलब टोटल करंट I क्या होगा Q बाई टी, मतलब टोटल चार्ज ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, आप फॉर्मूले से डिफिनेशन बनाने की कोशिश क्या कीजिए, फॉर्मूला याद रखिए I इक्वल टू Q बाई टी, तो चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। सीधे एक लाइन का डिफिनेशन, चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम में जितने चार्ज ट्रेवल करेंगे दैट विल बी योर करंट। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे इसकी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूनिट क्या होगी करंट की। ठीक है, देखो I इक्वल टू क्यू बाई टी मैंने डिफाइन किया, तो Q का यूनिट क्या होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, Q का यूनिट होता है कूलाम। चार्ज को हम लोग कूलाम में नापते हैं। अपॉन टाइम को क्या देते हैं, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इस करंट का यूनिट जो हो गया SI यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड, या इसी को दिया गया नाम एम्पियर। इसी को क्या नाम दिया गया, एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। याद रखिएगा 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक, ये तो हमारी होगी SI यूनिट करंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लिया इधर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज E, हमने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मान लिया क्या है, E है, ये नोट करके लिख लीजिएगा। If the charge on an electron is E and n electron passes through a point, और कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं पॉइंट से, n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं इन टाइम t, देन टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज कितने हो गए, Q इक्वल टू NE। हम लोग पढ़ा था ना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इलेक्ट्रॉन NE, E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और n क्या है इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, तो Q इक्वल टू NE टोटल चार्ज हो गया। अब तो करंट क्या हो जाएगी, I इक्वल टू Q बाई टी हम लोग जानते थे, क्यू की जगह क्या हो जाएगा NE बाई टी। तो ये हमारा क्या आ गया, करंट व्हेन बहुत सारे चार्ज अगर पास कर रहे हैं और एक चार्ज पे ये इतना चार्ज, एक चार्ज पे इतना चार्ज है, तो कितना करंट प्रोड्यूस होगा, NE बाई टी। अब देखो जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे इसको। तो अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन 1 एम्पियर, नोट कर लीजिए, कोई आपसे बोले कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे वो देखते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आपने, मैं मिटा रहा हूं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि डिफाइन 1 एम्पियर, एक एम्पियर को डिफाइन करो बेटा। तो अब देखो फॉर्मूले से ही जाओगे, 1 एम्पियर जो हमने लिखा था, 1 कूलाम अपॉन 1 सेकेंड। तो यहीं से डिफिनेशन बनाओ। देखो इफ 1 कूलाम charge flow for 1 second through a conductor
then current flow through that conductor will be 1 एम्पियर। हमेशा अपनी लैंग्वेज में डिफिनेशन को बनाने की कोशिश किया कीजिए। किताबी रटने से आपको कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। हमेशा क्या कीजिए, आप खुद से फॉर्मूला याद रखोगे ना, फॉर्मूले से डिफिनेशन बनाओ ना। क्या होता है देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर t की वैल्यू 1 कर दिया तो I इज इक्वल टू फॉर t इज इक्वल टू 1, तो I क्या हो गया, I आपके Q के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब करंट आपकी क्या होगी, अगर किसी कंडक्टर्स में एक सेकेंड में Q चार्ज मतलब 1 कूलाम का चार्ज I 1 एम्पियर लाना है ना, तो Q की वैल्यू 1 रख दो तो 1 आ गया। तो इसका मतलब I इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर कब हुआ, जब हमारा 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमेशा बेटा अपने लैंग्वेज बनाया करो, फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूले से डेफिनेशन को बना लिया करो आसानी से। रटने की कोशिश मत किया करो, क्योंकि फिजिक्स में अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर उससे काम चलने वाला नहीं है। याद रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को रिमाइंड करने की कोशिश कीजिए और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, फिजिक्स एक ऐसी चीज है बेटा कि आप जब अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास की चीजों में फिजिक्स को रिलेट करना नहीं सीखोगे, तब तक फिजिक्स समझ में आने वाली नहीं है। फिजिक्स रटने से कुछ नहीं मिलने वाला है, ये मान चलेगा। फिजिक्स रट भी लेंगे, पास हो जाएंगे, तो नॉलेज आपके पास जीरो होगी, क्योंकि मैथ्स क्या है, कैलकुलेशन बेस्ड है। उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको चीजें काम हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स एक ऐसी चीज है बेटा कि इसको आपको अपनी आदत में ढालना पड़ेगा, अपनी आसपास की चीजों से इसको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे न्यूटन ने क्या किया था, सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, ये सोचा। अरे वो भी भूल जाते हैं, गिरा ऊपर से नीचे गिरा, गिर गया, हम क्या करें। अगर वो भी ये सोच रहे होते तो न्यूटन नहीं होते। तो कुछ अलग सोचने की कोशिश किया कीजिए, हमेशा चीजों को डीप में देखने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब तक आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी किसी चीज को जानने की, किसी चीज को समझने की, तब तक आप फिजिक्स नहीं जान सकते। फिजिक्स अगर आपको जानना है तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ करंट की कितनी टाइप्स होती हैं। तो जैसे कि एक हम लोगों ने पहला नाम दिया है कि डायरेक्ट करंट, डीसी। डीसी क्या होता है बेटा कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो करंट जिसका क्या होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डज नॉट वेरी, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेरी नहीं करता है विथ टाइम बढ़ने के साथ। हमेशा एक ही डायरेक्शन चल रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी घट बढ़ नहीं रहा है, तो उसको बोला जाता है, हम लोग डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डीसी सप्लाई बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। ठीक, इसके क्या क्या सोर्सेस हैं, जैसे सेल है, बैटरी है, डीसी डायनेमो है, इन सब से आपको क्या मिलता है, डायरेक्ट करंट मिलता है। अब इसका एक सटीक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हर एक घर में आजकल क्या होगा, आपके घर में इन्वर्टर होगा। ओके, इन्वर्टर से जो आपके अंदर आपके घर में सप्लाई आती है, करंट प्रोड्यूस होता है, वो आपका क्या होता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। मैं वो जो इलेक्ट्रिक करंट जो आपको बाहर से आती है वो नहीं बात कर रहा हूँ, जो आप इन्वर्टर यूज करते हो, इन्वर्टर से जो आपके घर में सप्लाई आती है वो आपकी डीसी सप्लाई होती है। लेकिन जो बाहर से आपके ट्रांसफार्मर से आपके पास सप्लाई आती है वो आपकी एसी सप्लाई होती है। ठीक है, तो डीसी सप्लाई का मैं बताया आपको कि डीसी सप्लाई क्या होती है, जब हमारा करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, उसका डायरेक्शन नहीं बदलता है टाइम के बढ़ने के साथ।
तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कहाँ कहाँ पर सेल सेल मतलब जो बैटरी आप टॉर्च में बैटरी लगाते हो वो क्या देता है, डायरेक्ट करंट देता है। बैटरी, ये डीसी डायनामो, ये सब क्या करते हैं, आपको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की, क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट बेटा क्या होता है कि द करंट हुज मैग्नीट्यूड, ये क्या हो, कॉन्टिन्यूअसली चेंज। अगर हमारे करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा बदल रहा है, कभी मैग्नीट्यूड कुछ है, कभी मैग्नीट्यूड कुछ है, कभी मैग्नीट्यूड कुछ है, विथ टाइम, टाइम के साथ में, एंड पीरियोडिकली चेंजेस इट्स डायरेक्शन, और वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है लेकिन पीरियोडिकली चेंज कर रहा है, एक पीरियड के बाद फिर वापस वहीं आ जा रहा है, इज कॉल्ड एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो क्या होगा कि जो आपके घर में एसी सप्लाई आती है उसका क्या होता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा बदलता रहता है और डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होता रहता है एक पीरियड में। तो देखो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस हुआ, डिफरेंस तो समझ में आ गया डिफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मान लो आपको कभी इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, बिजली का झटका लगा है कभी, तो आपको क्या लगता है, जैसे मान लो आप कहीं तार जोड़ रहे हो, डायरेक्ट ऑन है, आपने ध्यान नहीं दिया, तार जोड़ रहे हो, टच हो गया, आप ग्राउंड के टच में हो, तो आपको क्या होगा, झटका लगेगा, आप गिर जाओगे या आप कहाँ झटक झटक जाएगा। ठीक, तो वो क्यों होता है, क्यों आपको झटका लगता है। लेकिन अगर वही चीज आप इन्वर्टर की सप्लाई आपके घर में आ रही हो और आप तार जोड़ रहे हो तो आपको झटका नहीं लगेगा। फिर कहोगे क्या लगेगा सर, झटका नहीं लगेगा, वो आपको पकड़ लेगी करंट, आपको छोड़ेगी नहीं, और तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि आपकी जान चली न जाए। ये फैक्ट है, बता रहा हूं। अल्टरनेटिंग करंट से जब भी आपको करंट लगता है तो आपको झटका महसूस होता है, एक बार आपको झटका महसूस होगा। क्यों ये झटका महसूस होता है, क्यों डायरेक्ट करंट आपको पकड़ लेती है तो छोड़ती नहीं है, देखो इसका रीजन यही है। इसने क्या बोला, मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूअसली चेंजेस ना, मैग्नीट्यूड घट बढ़ रहा है ना। जैसे मान लो आपने तार पकड़ा तो मैग्नीट्यूड जब पकड़ा आपने बहुत तेज था, आपको क्या होगा, तेज से क्या होगा, कम होगा ना, कम होगा तो हो सकता है आपका, भाई तेज था तो आपको झटका महसूस हुआ, लेकिन कम हुआ तो आपका हाथ छूट गया। ठीक, तो अगर वो कम नहीं होता तो आपको छोड़ता नहीं। तो वही चीज यहां होती है। यहां क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, कांस्टेंट करंट मिल रही है, आप अगर आपको अगर पकड़ लेगी तो आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि करंट लगातार है उस वायर में ना। यहाँ क्या है, करंट आई फिर गई फिर आई फिर गई फिर आई फिर गई, उस टाइम वो टाइम बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, गई आई, तो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको करंट लगेगा, लेकिन आपको झटक देगा। और इसका क्या होता है, इट हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो होगा हमेशा सेम होगा, कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं। जैसे ये इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ये इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, इतना ही होगा जब भी होगा। ठीक है, और क्या होगा, एंड हैज अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ, और इस एम्पलीट्यूड का पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ होगा। जैसे अभी ये क्या है, ऊपर है तो पॉजिटिव हाफ है, इधर क्या है, नीचे है तो नेगेटिव हाफ है, मतलब इसमें एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है, इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, नेगेटिव हो गया। लेकिन एम्पलीट्यूड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही रहा, जितना ये है उतना ही ये रहा, लेकिन बस खाली डायरेक्शन बदल गया। ठीक है, तो इसमें जो झटका जो लगा आपको, इसीलिए क्या होता है, जैसे आपने बल्ब जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, बल्ब जल जाता है, आपको ये बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जलता नहीं है। ये बल्ब आप जो जलाते हो, स्विच ऑन करते हो, ये जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि इतना फास्ट होता है कि आप उतने सेकंड तक आपकी आंख देख ही नहीं पाएगी। ये इतना फास्ट जलेगा बुझेगा जलेगा, क्यों क्यों होता है, जल रहा बुझ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां से करंट गया, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया तो करंट
बल्ब बुझेगा ना, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ आके जीरो हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ आने में बहुत कम टाइम लेता है। इसकी वजह से आपको यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाता है, आपको पता नहीं चलता है। बल्ब एक कांस्टेंट की तरह जलता दिखाई देता है, लेकिन वो बल्ब जलता बुझता रहता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। तो वही मैंने बताया, करंट इसमें लगेगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ आपने तार पकड़ा, करंट गया आपके पास, जैसे ही टच किया तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ जीरो हुआ तो आपका हाथ छूट गया, फिर वो चला गया। तो यहाँ जीरो होते ही आपका हाथ छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ जीरो होगा ही नहीं, यहाँ तो पकड़ लिया तो पकड़ा ही रहेगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि डीसी सप्लाई ज्यादा खतरनाक होती है एसी सप्लाई से। डीसी करंट बहुत खतरनाक होती है एसी करंट से, क्योंकि वो डायरेक्ट होती है, उसमें फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। इसमें फ्लक्चुएशंस होते हैं, कभी आप इन्वर्टर पे आपकी लाइट कभी फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पे आपकी लाइट फ्लक्चुएट कर सकती है। इसीलिए क्या होता है, आज तो मान लो अब स्टेबलाइजर्स नहीं यूज होते हैं, नहीं तो पहले जब हम लोग बचपन में थे, जब हमारा 15 साल पहले 20 साल पहले, तो हम लोग का क्या था उस टाइम में, अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता था तो उसके साथ एक वो स्टेबलाइजर्स आता था। चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, कोई भी हो, स्टेबलाइजर जरूर लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि क्या होता था, और जो आपका करंट का फ्लक्चुएशन होता था उसके वजह से क्या होता था, जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो क्या हो जाते थे, वो तो बने हैं उतने वोल्टेज के लिए, लेकिन वो वोल्टेज फ्लक्चुएट हुआ तो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाते थे, टीवी जल गया। तो उसके लिए एक स्टेबलाइजर हम लोग यूज करते थे कि स्टेबलाइजर से फिक्स कर दिया, इतना करंट इसमें जाएगा, तो वो कांस्टेंट देता था। तो आजकल क्या हो गया, आजकल सब में इनबिल्ट आ गया। अब जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बन रहे हैं उसमें इनबिल्ट स्टेबलाइजर्स आ रहे हैं। अब कोई भी वॉशिंग फ्रिज में आपको अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीवी में अलग से स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट सप्लाई ही प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर इनबिल्ट स्टेबलाइजर लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये था आपका अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप थोड़ा सा करेक्ट रहिएगा बेटा, क्योंकि अब आपको वो चीज पढ़ाई जा रही है जो आपके स्कूल के सिलेबस में भी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।